गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इनंडेशन इन माइंस। इस चैप्टर में दो दुर्घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विशेष दुर्घटना जो माइनिंग के इतिहास में सबसे बुरे दुर्घटनाओं में से एक था। भारत का सबसे बड़ा दुर्घटना इसे कहा जा सकता है। इसमें 372 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो वो दोनों दुर्घटनाओं को देखने के बाद डीजीएमएस ने ऐसा डिसाइड किया है कि जितने भी अंडरग्राउंड माइंस होते हैं, जिसमें भी पानी का खतरा है, उसमें स्पेशल कुछ सेफ्टी लेना पड़ता है। तो ये चैप्टर में वो सभी घटनाओं को बताया गया है कि कैसे घटना घटा था, कब हुआ था ये घटना, आखिर क्या रीजन था, क्या होता तो बचाया जा सकता था। और अभी का जो स्ट्रेटजी है कि अभी अगर हम कोई प्लान बनाते हैं तो इनंडेशन को लेके हमको क्या प्लानिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक दुर्घटना के बारे में आपको बताना चाहेंगे, और ये बुक में भी दिया हुआ है। तो थोड़ा-सा आपका दिल भारी हो जाएगा सुन के, लेकिन कोई नहीं, हम लोग का पढ़ना काम है और माइनिंग ऐसा ब्रांच ही है कि कभी न कभी आप दुर्घटना देखेंगे, या तो अपनी आँखों से देखेंगे या किसी अगल-बगल के माइंस में सुनेंगे, देखेंगे, ऐसा होता है। माइनिंग इंडस्ट्री में हर साल दुर्घटना 2-3 माइंस में होता ही है। चलिए, सबसे पहले ये जो अखबार का कटिंग है, ये इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार छपा करता था आज़ादी के समय। आज़ादी होने के बाद मतलब 1970s के टाइम, 1972, 73, इस ये जो टाइम था, उसमें इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक न्यूज़पेपर आता था। इस इंडियन एक्सप्रेस नाम का जो न्यूज़पेपर है, उसमें फ्रंट पेज पे दिया हुआ है 7 बॉडीज़ साइटेड। जस्ट अ सेकंड, इसको मैं 1 सेकंड थोड़ा, हाँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं इसको इस साइड कर लूँ। ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 बॉडीज साइटेड इनसाइड चासनाला माइंस। ये अखबार का कटिंग है सर। ठीक है। इसमें 7 बॉडी के बारे में बताया गया कि 7 बॉडी जो है वो देखा गया, मतलब डूब गया है एक्चुअली चासनाला कोलियरी में। लेकिन पूरा मैटर क्या है, ये डीजे देशमुख साहब की किताब में बहुत ही स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, और ये ऑफिशियल डाटा है। तो आप समझ सकते हैं 375 72 सॉरी 372 लोग डूब गए थे सर। कितने लोग डूबे थे? 372 लोग। माइनिंग के इतिहास में ये सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है, सबसे बड़ा डिजास्टर। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहला नंबर पे जो दुर्घटना हुआ ना, सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक, जिसमें एक भी आदमी नहीं बचा, वो था 372 आदमी डूबा था। चास नाला डिजास्टर जिसको कहते हैं, चास नाला डिजास्टर। ये सबसे खतरनाक माइनिंग के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा दुर्घटना हुआ था, जिसमें 372 लोग चासनाला कोलियरी में पानी में डूब के मर गए थे। जो सेकंड दुर्घटना हुआ था, सेकंड नंबर का जो दुर्घटना था, वो था 268 व्यक्तियों का मृत्यु, जो कि ढोरी कोलियरी में हुआ था। ठीक है, ढोरी कोलियरी में। और ये हुआ था आपका किसके कारण? ये हुआ था आपका एक्सप्लोजन के कारण, फायर डैम्प एक्सप्लोजन के कारण, और फिर कोल डस्ट एक्सप्लोजन के कारण आगे। तो ये इनंडेशन के कारण हुआ था। ठीक है। तो देखो यार, कुछ दुर्घटनाएं हैं जो होता तो है और होने के बाद अपना एक छाप छोड़ जाता है। तो चास नाला कोलियरी वाला जो दुर्घटना हुआ था, वो कुछ ऐसा हुआ कि आज तक ऐसा दुर्घटना कभी हुआ नहीं, इतिहास बन गया एक। क्या हुआ था, मैटर क्या था, समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले पेपर का कटिंग आप देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं ना। देखो, आप ये देखें कि 7 बॉडीज वेयर साइटेड इनसाइड चासनाला माइंस। ठीक है, ये अखबार का कटिंग है सर। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 11 वॉल्यूम 2, यानी एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 11, इसको जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें 372 आदमी दिया है सर। कहाँ यहाँ पे 7 आदमी का बात किया जा रहा है और कहाँ 372 आदमी का बात किया जा रहा है। इतना ज़्यादा अंतर है। एक जो मीडिया में छपता है, और एक जो एक्चुअल डाटा होता है, जो ऑफिशियल कागज़ों में छपता है, जो ऑफिशियल डाटा होता है। इतना ज़्यादा अंतर दिखाया गया है। यहाँ पे हम 7 का बात कर रहे हैं और यहाँ पे 372 का बात किया जा रहा है सर। चासनाला कोलियरी में एक ऐसा दुर्घटना हुआ था, एकमात्र ऐसा दुर्घटना जिसमें जितने आदमी थे माइंस के अंदर, सभी के सभी खत्म हो गए।
372 आदमी माइंस के अंदर में थे, 372 के 372 ही डूब गए। एक भी सिंगल आदमी नहीं बचा जो बता सके कि आखिर ये दुर्घटना हुआ कैसे था। तो फिर बाद में पता कैसे किया गया? तो बाद में जब माइंस को सुखा लिया गया तो फिर उसका जांच पड़ताल करके अंदाजा लगाया गया, प्लान को देखा गया पुराना नया, उसके बाद ये पता लगा कि भाई ऐसा ऐसा मैटर हुआ होगा। क्या मैटर हुआ था चासनाला कोलियरी वाला, उसको हम पहले आपको समझाना चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, ठीक है। चासनाला वाला डिजास्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, तो पहले इसको हम जूम आउट करते हैं। 1 मिनट, 1 सेकेंड। इंडियन एक्सप्रेस खुल जा रहा बार बार। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जो फोटोज आपके सामने आ रहा है, ये आपका चासनाला डिजास्टर से रिलेटेड फोटोज है। ये रिलेटिव सब खड़ा है, ये माइंस का ही है चासनाला वाला, ये सब है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को। उससे पहले हमको एक स्टिकी नोट्स ओपन कर लेते हैं ताकि ज़्यादा सूटेबल हो। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, समझते हैं एक एक चीज़ों को। तो अभी हम क्या बताएं? अभी हम बताएं चास नाला डिजास्टर। चास नाला डिजास्टर कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में हुआ था चास नाला डिजास्टर। ठीक है, कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई थी? 372% जो है वो डूब गए थे। 372% की मृत्यु हुई थी, डेथ हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? क्या रीजन था? इनंडेशन रीजन था, इनंडेशन रीजन था। ठीक है, चलिए। कौन चला रहा था उस टाइम? कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम तो कंपनी का नाम था IISCO, इसको। ठीक है, IISCO, इसको। ठीक, चलिए। इसका बेसिकली ये पड़ता कहाँ पे है? ये आपका चासनाला कोलियरी जो पड़ता है, ये आपका झरिया कोलफील्ड में पड़ता है। झरिया कोल फील्ड में ये पड़ता है। ये दुर्घटना हुआ कब था? ये दुर्घटना हुआ था ठंडा का टाइम में, दिसंबर के समय। एग्जैक्ट तारीख तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो दिसंबर के टाइम में, दिसंबर 1975 में चास नाला में एक डिजास्टर हुआ। वो डिजास्टर में 372 लोग मारे गए थे। एक सिंगल आदमी नहीं बचा था। इसका कारण था इनंडेशन, और जो कंपनी थी वो था इसको। ठीक है, इसको। इसको का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको का फुल फॉर्म होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, कंपनी। ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये है इसको का फुल फॉर्म। तो ये जो कंपनी थी, इसका माइंस चला करता था झरिया कोलफील्ड में। चासनाला कोलियरी था, जीतपुर कोलियरी था, हालांकि जीतपुर तो बंद हो गया, चासनाला भी बंद हो गया। तो चासनाला चला करता था, फिर बाद में चासनाला को सेल बेच दिया। ये जो इसको है, ये सेल को बेच दिया अपना कोलियरी बाद में, तो फिर उसको सेल चलाने लगा, सेल ऑपरेट करने लगा। ठीक है, चलिए। इतना आपको समझ में आ गया है कि एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं, आप समझिएगा। चासनाला कोलियरी झरिया कोलफील्ड में पड़ता है। 1975 में दिसंबर महीना में एक दुर्घटना हुआ था। जो दुर्घटना था इनंडेशन के कारण, यानी माइंस में अचानक से बाढ़ आ गया था, जिसके कारण 372 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वो जो कंपनी चला रहा था उसका नाम था इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। बाद में वो कंपनी सेल को टेक ओवर कर दिया गया। ठीक है, अब हम इसका पूरा कहानी को समझते हैं कि क्या इसके पीछे का रीजन था, क्या हुआ था सर। ठीक, तो जो ओपन कास्ट वहां पे जो जमीन था ना, उसके ऊपर में क्या चलता था? पहले चलता था ओपन कास्ट। कब चलता था? 1940s के टाइम। जो डीजे देशमुख साहब का किताब कहते हैं, हम पूरा एग्जैक्ट डाटा बताना चाहेंगे। 1940s के टाइम में ओपन कास्ट माइंस चला करता था चास नाला ओसीपी। क्या उसका नाम था? चास नाला ओसीपी, ये चलता था। इसके बाद जब ओपन कास्ट से कोयला खत्म हो गया, तो फिर इसको बंद कर दिया गया। ओपन कास्ट से कोयला खत्म होने के बाद फिर इसको हम बंद कर दिए। फिर हम क्या किए? फिर हम अंडरग्राउंड माइनिंग चलाने लगे, अंडरग्राउंड माइनिंग करने लगे। इसका नाम हो गया चास नाला कोलियरी। ठीक, चूंकि अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे हैं तो अब हो गया इसका नाम चास नाला कोलियरी। ठीक, तो ओपन कास्ट से हम अंडरग्राउंड में क्यों स्विच किए? तो इसका ऑब्वियस सी बात है यार, कि अब मेरा प्रॉफिट नहीं होने लगा। ओवरबर्डन हमको ज़्यादा निकालना पड़ता था, जिसके कारण अब हमको प्रॉफिट नहीं होता था, तो हमको अंडरग्राउंड माइनिंग में स्विच करना पड़ा। अंडरग्राउंड माइनिंग उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। अंडरग्राउंड माइनिंग बहुत सारा माइनिंग कर रहा था, कंपनी कर रहा था, तो मशीनरी वगैरह, प्लांट वगैरह का कोई लफड़ा नहीं होता था, तो तुरंत अंडरग्राउंड माइनिंग पे स्विच कर गया। ठीक है, स्विच करने के बाद ये अंडरग्राउंड माइनिंग चला रही थी। ठीक है,
तो अंडरग्राउंड माइनिंग चलाते चलाते कुछ जगह पे ओल्ड वर्किंग बना, ऑब्वियस ही बात है, कहीं पे हम काम करेंगे तो ओल्ड वर्किंग भी बनेगा। ओल्ड वर्किंग बनने के कारण उस जगह पे पानी जमा होते गया, ठीक है। उस जगह पे क्या हो गया, पानी जमा होते गया, उसको फिर हम अबेंडेंट कर दिए, मतलब उस जगह पे हम बंद कर दिए कि उधर जिधर पानी भरा हुआ है उस जगह पे काम नहीं चल रहा, बल्कि अब नीचे काम चल रहा है, डीप डायरेक्शन में काम चल रहा था। कहाँ काम चल रहा था, डीप डायरेक्शन में काम चल रहा था बेसिकली, ठीक है। ये साफ्ट वाला माइंस हुआ करता था, देखो जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या होता था, ये साफ्ट वाला माइंस हुआ करता था, है ना। ठीक, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब दुर्घटना कैसे हुआ हम समझते हैं। दुर्घटना ऐसा हुआ कि जो शाफ्ट था ना सर, मेन शाफ्ट, इस शाफ्ट से पानी अचानक से बहने लगा। ये जो शाफ्ट है अचानक से डूबने लगा, और शाफ्ट में पानी कहाँ से आ रहा था, जो ओल्ड वर्किंग था ना जहाँ पे पानी भरा हुआ था, वहां से अचानक से पूरा भयंकर पानी टूट के गिरने लगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पार्टीशन था, पहला बात कि पार्टीशन एकदम बेकार था, एकदम बेकार। पार्टीशन कितना होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, 60 मीटर का पार्टीशन दिया जाता है। कहीं पर भी अगर वाटर लॉक्ड एरिया है, पानी भरा हुआ क्षेत्र है, तो 60 मीटर मोटा बैरियर छोड़ना पड़ता है, उससे कम बैरियर पे काम नहीं चलेगा। तो पहला रीजन तो ये है कि ये 60 मीटर के जगह पे 6 से 7 मीटर का बैरियर छूटा था सर। 60 मीटर का हम बात कर रहे हैं, और दिखा कितना, 6 से 7 मीटर मोटा बैरियर मात्र। तो ये बैरियर तुरंत टूटा, और टूटने के बाद शाफ्ट से ही पानी जाने लगा माइंस में। अब जब शाफ्ट में पानी जा रहा और बहुत ही डीप वर्किंग था जिसमें नीचे काम चल रहा था, नीचे में तो ऑलरेडी पानी भर रहा था, सम्प था, दिसंबर का टाइम था, ठीक है, ऊपर से पूरा पानी घुस रहा था माइंस में। तो घुसने के कारण, अब देखो यार ऐसा है कि उस टाइम ना स्केप रूट वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा था नहीं, ठीक है, एस्केप रूट वाला कॉन्सेप्ट था नहीं। और आदमी जाएगा तो शाफ्ट से ही जाएगा ना, हाँ, आदमी जाएगा तो शाफ्ट से ही जाएगा, और शाफ्ट से ही पानी घुसने लगा था पूरा का पूरा, जिसके कारण आदमी जो गैलरी में था, वो आदमी अगर भागेगा भी भाई साहब, इधर दीवार है तो कहाँ भागेगा, इधर ही भागेगा ना। तो जब इधर भाग रहा है तो पानी में डूब जा रहा है। तो यही समस्या हुआ था, जिसके चलते एक भी आदमी नहीं बचा शाफ्ट से काम चलने के कारण, ठीक है। तो ये एक्चुअल दुर्घटना था। ये कब पता चला, ये तब पता नहीं चला जब दुर्घटना हुआ। दुर्घटना होने के बाद रेस्क्यू टीम गया, रेस्क्यू टीम जाने का कोशिश किया, तो कैसे जाएगा सर, शाफ्ट से ही ना जाएगा। दूसरा जगह अगर बोरिंग करेगा तो बोरिंग करते करते जब पहुंचा, जब पानी को निकाला, क्लियर किया, उसके बाद जब क्लियर करने के बाद बॉडी को गिना तो 372 बॉडी था सर, 372 बॉडी। समझ सकते हैं कितना भयंकर दुर्घटना रहा होगा। माइनिंग का इतिहास का सबसे बड़ा दुर्घटना ऐसे ही नहीं कहते। बॉडी को गिनने के बाद पता चला कि कितना आदमी है। अब यहाँ पे गलती क्या क्या हुआ, डीजीएमएस उसको जब फाइंड किया तो कुछ गलतियां उसको दिखाई दी। क्या क्या गलती दिखाई दिया, सबसे पहले जो प्लान बनाया था ना, प्रियर प्रायर माइंस, इससे पहले जो माइंस बंद किया था, वो जो प्लान बना था वो एकदम अपडेट किया ही नहीं था। उसमें लिखा ही नहीं था कि मिरर का बैरियर का साइज कितना है, हार्ड कवर कितना है, ये सब कुछ नहीं लिखा था। प्लान एकदम अपडेट ही नहीं किया। तो अब जो दूसरा बार माइंस खुला था तो सर्वेयर अपना अंदाज से चला रहा था। इसके बाद क्या है, हार्ड कवर जो 15 मीटर होना चाहिए वो भी नहीं छोड़ा गया, ठीक है, हार्ड कवर एकदम बेकार था, ठीक। इसके बाद सर्वेयर अपना हिसाब से माइंस चला रहा था। सर्वेयर को लगता था, रात को सपना देखता था कि आज इधर काटना चाहिए तो आज इधर कोयला काट रहा है, कल सर्वेयर को लगता था नहीं उधर काटना चाहिए तो उधर काटना चाहिए। मतलब बिना हिसाब किताब का, बिना हिसाब किताब का चल रहा था सर माइंस। ना कोई नियम, ना कोई प्लान, ना कोई सेक्शन, ना कोई बैरियर, ना हार्ड कवर, कुछ नहीं। बैरियर भी जो छूटा था, बैरियर का भी हम आपको साइज बताएं, 6 से 7 मीटर का बैरियर छूटा था। तो सत्यानाश करके रखा था नियम कानून का। तो इसीलिए इतना बड़ा दुर्घटना हुआ। तो डीजीएमएस ऑफिस जब बाद में उसका इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के बाद सॉलिड कोल ब्लॉक, हार्ड कवर नहीं छोड़ा गया, ये सब ऐसा बहुत सारा चीज पता चला, तो डीजीएमएस का भी लग गया सर, इतना बड़ा दुर्घटना होगा तो लगेगा ही। तो उसके बाद डीजीएमएस एक सर्कुलर निकाला, और उसमें बताया गया कि हार्ड कवर इतना होना चाहिए, ये सब इतना होना चाहिए। नियम तो पहले भी था लेकिन उसके बाद सख्ती से लागू किया गया जितने भी माइंस थे सभी में। लेकिन सवाल है कि क्या उसके बाद दुर्घटना रुक गया, तो नहीं रुका। दूसरा जो इनंडेशन का मैटर हुआ था वो हुआ था महावीर कोलियरी। बीच बीच में छोटा मोटा तो होता था, लेकिन महावीर कोलियरी नाम का एक तो कोलियरी है, जो कि ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में पड़ता है।
इसमें नवंबर का महीना, नवंबर दिसंबर बहुत ही अशुभ महीना है। 1989 में 1989 में दुर्घटना हुआ था। दुर्घटना अगेन क्या हुआ था? इनंडेशन, इनंडेशन हुआ था। इसमें कितने आदमी फंसे थे, कितने आदमी मरे थे? तो 230 आदमी माइंस में काम कर रहे थे, 230 आदमी। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि रेस्क्यू टीम बहुत एक्टिव था। आपको हम बताना चाहेंगे, एक रेस्क्यू स्टेशन है, रेस्क्यू स्टेशन है जो कि सीतारामपुर में पड़ता है, सीतारामपुर। ये आपका आसनसोल में पड़ता है, वेस्ट वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है आसनसोल। बेसिकली कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आसनसोल एक सिटी है, ठीक है, जो कि वेस्ट वर्धमान में पड़ता है। पहले का मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। वर्धमान डब्लू से लिखाता है या बी से लिखाता है, माइंड नहीं कीजिएगा अगर कोई बंगाल से है तो। तो रेस्क्यू स्टेशन जो सीतारामपुर था, भाई साहब ये भगवान साबित हुआ महावीर कोलियरी के लिए, महावीर कोलियरी के लिए भगवान साबित हुआ रेस्क्यू स्टेशन सीतारामपुर। जब पता चला कि माइंस में 230 आदमी का ऐसा डूबने का घटना आया है प्रकाश में, तो जैसे पता चला रेस्क्यू टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तुरंत माइंस में पहुंची, मुआयना किया तुरंत, और फटाफट उसके बगल में जहाँ पे शाफ्ट डूब चुका है, ओल्ड वर्किंग डूब चुका है, सब डूब चुका है, उसके बगल में एक ठो होल किया, बड़ा सा होल, बोर होल, जिससे आदमी जा सकता है, निकल सकता है। बड़ा सा एक होल किया, बोर होल। अब फटाक से पहले दवाई वाई भेजना शुरू किया, दवाई, खाना पीना, टेलीफोन कनेक्शन, उसका जितना रिश्तेदार था सबका बात कराया, है ना। 230 को माइनर था ना, तो सबका बात कराया कि हाँ सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ऐसे बात कराया। बात कराने के बाद फिर जब बोरहोल कंप्लीट हो गया आपका, बड़ा सा बोरहोल, तो उसमें सिस्टम लगाया, मतलब लिफ्ट टाइप का कुछ एक सिस्टम होता है, क्रेन जैसा, उसको लगाया, उसमें आदमी चढ़ चढ़ के फिर ऊपर आया। छः छः तो आदमी एक बार में चढ़ता था, तो थोड़ा सा समय लगा, तो आदमी पेशेंस रखा, धीरे धीरे जरा सबको बाहर निकाला, ठीक है। बाहर निकालने के बाद जब काउंटिंग किया गया, तो पता चला कि 6 आदमी मिसिंग है। 6 आदमी क्या है सर? मिसिंग है। 6 आदमी का पता ही नहीं चला। अब जब पूरा बाढ़ हटा लिया गया, अंडरग्राउंड माइंस का सब पानी को निकाल लिया गया, उसके बाद जब जांच किया गया तो पता चला 6 आदमी का डेड बॉडी मिला है माइंस में ही, जो कि सम्प के आसपास में पाया गया था। मतलब ऐसा है कि जब बाढ़ आ रहा था तो जो 230 वर्कर थे वो चले गए थे सबसे ऊंचे जगह पे। ऊंचे जगह पे जाने के बाद, मतलब शाफ्ट के आसपास में ही थे, शाफ्ट तो खैर बंद हो चुका था, पानी आने के कारण शाफ्ट पूरा खत्म हो गया था। तो ऊंचे जगह पे चले गए थे जहां से बोर होल करके उस जगह तक संपर्क स्थापित किया गया उस आदमी लोग से। और आदमी लोग से संपर्क स्थापित करना का पीछे हाथ था रेस्क्यू स्टेशन सीतारामपुर का, और काफ़ी एक्टिव दिखा सीतारामपुर में। और मात्र 6 आदमी का, मात्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 230 आदमी फंसा हुआ था। अगर थोड़ा सा भी रेस्क्यू में डिले होता, थोड़ा सा भी डिले होता तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था, ठीक है। लेकिन रेस्क्यू स्टेशन, कहते हैं ना रेस्क्यू टीम बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, तो वही हाल है यहाँ पर भी, ठीक है। तो जो भी रेस्क्यू वाला काम करते हैं, बड़ा ही खतरनाक काम है, अक्सर जाना पड़ता है उन लोगों को, ठीक है। अभी तो फिलहाल WCL को अवार्ड मिला है। आपको बता दें WCL का जो रेस्क्यू टीम है, जो WCL का रेस्क्यू टीम है, जिसको रेस्क्यू वॉरियर कहा जाता है, उनको अभी अमेरिका में, मे भी अमेरिका ही है शायद, अमेरिका में सेकंड या थर्ड प्राइज मिला है। मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, फिलहाल का अभी अभी जस्ट अभी का न्यूज़ आ रहा है, कल या परसों तक तो आ जाएगा मीडिया में। सेकंड या थर्ड प्राइज मिला है WCL का। तो सोच सकते हैं जहाँ पे 100 से ऊपर देश जा रहा है, वहाँ पे भारत का रेस्क्यू टीम को अगर अवार्ड मिल रहा है, प्राइज मिल रहा है, तो यहाँ का रेस्क्यू टीम कितना ज़्यादा एक्टिव है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो रेस्क्यू टीम में जितने भी मेंबर होते हैं, खासकर भारत का रेस्क्यू थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि संसाधन नहीं रहने के साथ बाद भी आदमी को निकाल लेता है, ठीक है। चलिए अभी हम फिलहाल पहला दुर्घटना के बारे में आपको बताएं, ये था चास नाला कोलियरी। एक बार रिकैप करा दे रहे हैं, ये दुर्घटना आपको मिलेगा किताब में। चास नाला कोलियरी कहाँ पे हुआ था? तो एक कंपनी है इसको, ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये पूरा नाम था इसका, बाद में सेल को हैंड ओवर कर दिया था। 1975 में दुर्घटना हुआ था। कितने आदमी मरे थे? 372 आदमी, सॉरी, 372, 372 पर्सन इसमें मर गए थे, मारे गए थे। कारण क्या था? अगेन इनंडेशन कारण था, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। चास नाला कोलियरी कब हुआ? 1975 में हुआ। 372 आदमी मरे, इनंडेशन के कारण मरे। इसको नाम का कंपनी था, उसमें ऐसा हुआ था। रीजन क्या था हम आपको समझा चुके हैं। दूसरा कोलियरी क्या था? दूसरा कोलियरी का नाम था महावीर कोलियरी। क्या नाम था? महावीर कोलियरी, ठीक है। इसका दुर्घटना कब हुआ था? इसका दुर्घटना हुआ था नवंबर 1989 में।
ठीक है, ये कौन सी कंपनी थी? ये कंपनी थी ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है। इसमें कितने आदमी फंसे थे? 230 माइनर फंसे थे, 230 माइनर फंसे थे। लेकिन रेस्क्यू करते 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 लास्ट में मात्र 6 वर्कर थे जिसका डेथ हुआ था, जिसका देहांत हुआ था। तो रेस्क्यू टीम काफ़ी एक्टिव थी। ये जो माइंस था महावीर कोलियरी, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको। पहला वाला तो क्लियर है, महावीर कोलियरी। महावीर कोलियरी डेवलपमेंट पे काम करती थी। किस पे काम करती थी? डेवलपमेंट पे काम चल रहा था। ठीक है, डेवलपमेंट पे जब काम चल रहा था उससे पहले एक सिम हुआ करता था। इसका दो सिम था, एक ऊपर में सिम था, ठीक है, एक नीचे सिम था। तो ऊपर वाला जो सिम था, है ना, ऊपर वाला सिम था उसका नाम था नेगा सिम। ठीक, नेगा सिम, है ना। और जो नीचे वाला सिम था जिस पे काम चल रहा था उसका नाम था नारायण कुरी सिम। क्या नाम था? नारायण कुरी सिम। तो इस पर्टिकुलर सिम में काम चल रहा था। ठीक है, पार्टीशन बीच का बहुत कम था जिसके कारण अचानक से ऊपर वाला माइंस में तो पानी भरा हुआ था ना सर, ऊपर वाला में क्या था? पानी भरा हुआ था। तो जब ऊपर वाला में पानी भरा हुआ था, अचानक से ये पार्टीशन तोड़ के पानी घुसने लगा माइंस में। तो जैसे माइंस में घुसने लगा, आदमी भागने लगा ऊंचा जगह पे। तो जो नियरेस्ट ऊंचा जगह था सरफेस से, उस जगह पे पहुंचा, और पहुंचने के बाद किसी तरीके से रेस्क्यू टीम से कंसल्ट कर पाया, रेस्क्यू टीम अंदाजा लगा पाई, उस जगह तक पहुंच पाई। तो इसके कारण ये जान बचा था। तो दुर्घटना समझ में आ गया कि क्यों हुआ था, क्या कारण था। एग्जैक्टली अगर हम बोले तो इसका डेट भी दिए मेंशन किया हुआ है, 16 नवंबर 1989 को ये दुर्घटना हुआ था, जो कि नवंबर महीना में, सॉरी, 16 नवंबर 1989 को ये दुर्घटना हुआ था। ठीक है, तो देखो ये जो डाटा है ना, ये डाटा याद रखिएगा। समझ में आ गया कि क्यों हुआ था, ये डाटा याद रखिएगा। महावीर कोलियरी एक ऐसा कोलियरी था जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, 500 टन पर डे। समझ सकते हैं, आज का हम बात नहीं कर रहे हैं, आज का बात नहीं कर रहे हैं, 1989 का बात कर रहे हैं। उस टाइम 500 टन पर डे का प्रोडक्शन था। मैनुअल माइनिंग में आप समझ सकते हैं इतना प्रोडक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अच्छा खासा प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन के चक्कर में बैरियर तेरियर का सत्यानाश कर दिया था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ए रामुलू। ठीक है, इनको आप कह सकते हैं कि बहुत डीप जानकारी था, बहुत डीप नॉलेज था, प्रोफेसर ए रामुलू। प्रोफेसर ए रामुलू ही रेस्क्यू का प्लान को डिज़ाइन किए, रेस्क्यू प्लान को डिज़ाइन किए। जैसे पता चला माइंस में कि ऐसा दुर्घटना हुआ है, रेस्क्यू टीम माइंस में पहुंचा और प्रोफेसर ए रामुलू भी उस माइंस में पहुंचे। प्रोफेसर ए रामुलू रेस्क्यू टीम को गाइड किए, क्योंकि प्रोफेसर ए रामलू को बहुत ज़्यादा नॉलेज था माइनिंग का, और खासकर इंडियन बेसिन से रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा जानकारी था। अभी तो खैर दुनिया में नहीं है, बट चलो कोई नहीं। ए रामलू बहुत ज़्यादा हेल्प किए, बताए, रेस्क्यू प्लान समझाए, और उनके चलते, प्रोफेसर साहब के चलते रेस्क्यू टीम सही से काम कर पाई। और 200, जस्ट अ सेकेंड, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, 230 लोगों में मात्र 6 लोगों का डेथ हुआ, बाकी सबको बचाने के लिए कामयाब हो पाया रेस्क्यू टीम, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफेसर ए रामलू। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका डीजे देशमुख साहब का जो किताब है उसमें लिखा हुआ है। इस चैप्टर का जो लास्ट एक लाइन है ना, बड़ा ही खतरनाक लाइन है। उसमें लिखा हुआ द डिज़ाइन ऑफ द कैप्सूल वाज गिवन बाय प्रोफेसर ए रामलू। तो उस लाइन को पढ़िएगा, आपको प्राउड होगा कि इंडिया में माइनिंग बहुत ज़्यादा डेवलप है। इससे पहले एक दुर्घटना हुआ था जर्मनी में। तो जर्मनी में जो रेस्क्यू टीम थी वो उतना कामयाब नहीं हो पाई, जर्मनी में जो साइंटिफिक टीम थी वो उतना कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर ए रामलू का जो तरीका था, वो तरीका पहली बार इंडिया में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, उनको जानकारी था अच्छा खासा, अगर उनका नया तरीका था, और वो जो तरीका था बाद में उसको बहुत सारा माइंस अडॉप्ट किया, जर्मनी वगैरह अडॉप्ट किया, लेकिन फिर भी उस माइंस में उतना ज़्यादा उसको अडॉप्ट करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इंडिया में ये कामयाब रहा। चलिए, तो ये दो दुर्घटना के बारे में था जो हम पहले ही आपको बता दिए, ताकि आप समझ सकते हैं कि क्यों आखिर हमको इनंडेशन से रिलेटेड सेफ्टी लेना पड़ता है। अब हम एक बार आपको चैप्टर को प्रीव्यू करके दिखाते हैं कि आपका चैप्टर क्या कहता है। जस्ट अ सेकेंड, अरे चल नहीं रहा यार। ठीक है, समझते एक बार। देखो, ये जो कहानी हम आपको सुनाए ना, ये कहानी आपका लास्ट का चैप्टर्स में दिया हुआ है। ठीक है, चास नारायण महावीर कोलियरी,
ये सब दुर्घटना दिया हुआ है। और इसमें जो हम आपको बता रहे थे कि प्रोफेसर ए रामलू के बारे में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफेसर ए रामलू। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये इन्होंने ही डिज़ाइन किया था महावीर कोलियरी का ये प्लान। अगर चासनाला के टाइम शायद ये रहते तो चासनाला कोलियरी में 772 लोगों का डेथ नहीं होता। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं ऊपर से समझते हैं क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, जो सबसे पहले हम आपको बताए हैं दुर्घटना के बारे में, इसमें वही दुर्घटना के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आप अगर इसको देखेंगे तो 1975 में 372 आदमी मर गए थे अबंडन माइंस का। ठीक है, ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हुआ है इनंडेशन का, उसको देखने के बाद क्या पता चला, ये सब कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको रटना नहीं है कुछ। जो रटने वाला चीज़ था वो हम आपको रटा दिए। ठीक है, अब आप खाली समझिए, बैठ के सुनिए और समझिए। देखो, जितना भी इनंडेशन का मैटर हुआ था, उसको देखने के बाद ये डिसाइड किया गया, ये देखा गया कि आखिर ऐसा गलती हो क्यों रहा है। तो देखा गया कि प्लान जो बनाया जाता है ना, पुराना प्लान, जब हम माइंस को बंद कर रहे होते हैं उस टाइम जो प्लान बना के हम रखते हैं ऑफिस में जमा करवाते हैं, वो प्लान में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी था। या तो सोचा कि भाई अब मेरा हाथ में कुछ नहीं है, अब ये कंपनी हम दूसरा को दे रहे हैं, माइंस दूसरा को दे रहे हैं, अब मेरा क्या मतलब है, ऐसे करके सोचा होगा। तो ओल्ड प्लान को सही से अपडेट नहीं किया, इनएकुरेट रखा। ओल्ड प्लान्स का कमी भी दिखा गया, कहीं-कहीं तो ओल्ड प्लान मिला ही नहीं भाई साहब, ठीक है? उसके बाद जो जजमेंट था, कभी-कभी अगर गलती हुआ तो गलती को इग्नोर करते गया, उसको सुधारा नहीं बल्कि उसको इग्नोर करते गया, ठीक है? पुराना शाफ्ट है, बोरहोल है, उससे मैच कर गया कोई गैलरी, है ना? ओल्ड वर्किंग है, उससे कोई गैलरी मैच कर गया, वाटर बियरिंग स्टार्टा है, उससे कोई गैलरी मैच कर गया, ठीक है? अचानक से कोई डैम है, डैम से हम टच करा दिए, तो ये सब गलती है, ये सब क्या है, सर्वेयर साहब का गलती है, सर्वेयर लोग का गलती है, जिसके कारण ऐसा दुर्घटना होता है, ठीक है? बाकी इसमें वही सब चीज़ लिखा हुआ है कि पोर्ट होल के कारण भी ऐसा दुर्घटना हुआ है। पोर्ट होल क्या होता है? सरफेस से जब आप कभी भी, ठीक है, सरफेस में कभी सब्सिडांस होने के कारण एक बड़ा सा कुआं जैसा बन जाता है और डायरेक्टली वो गैलरी तक उसका पानी पहुंचता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पोर्ट होल। जितना ज़्यादा पानी आएगा, वो गैलरी, वो जो पोर्ट होल है उसका डायामीटर उतना बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा माइंस में पानी आएगा, ठीक है? तो ऐसा भी दुर्घटना है, कभी कभी हुआ है, ठीक है? चलिए, तो ये सब इसमें यही सब बताया गया है। इनएकुरेसी ओल्ड प्लान में क्या होता है, आखिर ओल्ड प्लान में जो गलती हम करते हैं, इनएकुरेसी रहता है, वो क्या रहता है? सबसे पहले तो उसका कंडीशन सही नहीं रहता, ओल्ड प्लान का पढ़ने लायक अवस्था में नहीं रहता, हम पढ़ने का कोशिश भी करते हैं तो सही से पढ़ नहीं पाता है। इसके बाद है श्रिंकेज एंड डिटोरेशन ऑफ मटेरियल विच हैज़ बीन ड्रॉन, मतलब ऐसा नहीं कि माइंस बंद हो गया तो कचड़ा वचड़ा जो था वो सब हम पसार के छोड़ दिए हैं, टूटा फूटा मशीन जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, जैसे तैसे पड़ा हुआ है, ठीक है? मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन नॉर्थ को जानने में बड़ा दिक्कत होता है। क्या होता है ट्रू नॉर्थ, क्या होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, समझते हैं एक बार हम लोग शॉर्ट में, एक सेकेंड समझते हैं, मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक। चलिए, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। देखो, ट्रू नॉर्थ क्या होता है कि मान लीजिए आप एक मैग्नेट लिए, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल लिए, अगर नीडल आपका जैसे ऐसे हम बनाते हैं ना, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है? तो इसमें अगर नीडल आपका शो कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन ये, ठीक है, और उसके आसपास में कोई भी मैग्नेटिक सामान नहीं है। मैग्नेटिक सामान क्या है? बगल से वो तार गुजर गया, इस तार में बिजली दौड़ रहा है, अब जब बिजली इसमें दौड़ रहा है भाई, तो इसमें कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो दूर तक इसका मैग्नेटिक फील्ड जाता है। आप इनविजिबल रहता है, ऑब्वियस सी बात, आप नहीं देख सकते, दूर तक इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जाता है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के चलते ये जो कांटा शो कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, वो नॉर्थ डायरेक्शन ना शो करके थोड़ा सा इधर डायरेक्शन या थोड़ा सा उधर डायरेक्शन शो करता है। इसको अगर आप कह रहे हैं, तार अगर बगल से गया है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज गया है, कोई मैग्नेट है आसपास में, तो उसके कारण अगर नीडल में थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। नॉर्थ दिखाना चाहिए लेकिन मैग्नेट के कारण थोड़ा सा कटा हुआ डिफ्लेक्ट हो गया, ओकरा आप कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। और डायरेक्टली पूरा का पूरा कांटा एकदम एंड में है, एकदम सीधा सीधी है, तो उसको आप कहेंगे ट्रू नॉर्थ। तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या हो गया, क्लियर हो गया आपका? चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो यही बोला गया है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और ट्रू नॉर्थ होता है, मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन भी कहते हैं उसको चेंजेस में, तो वो आपका सही से नहीं कैलकुलेट किए हैं।
अगर होता है कभी तो उसमें एरर कैलकुलेशन किया जाता है, +2 -2 इंटू इंटू किया जाता है। खैर उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ओमिशन ऑफ सॉ फुल एक्सटेंट ऑफ मर्निंग वर्किंग, मतलब कि पूरी काम को नहीं दर्शाया गया है प्लान में, बल्कि थोड़ा मोड़ा प्लान में हम दर्शा दिए हैं। करेक्ट नहीं दर्शाएं, अगर दर्शाएं भी तो है। अगर कैलकुलेशन एरर किए हैं तो उसमें भी गलती है। कोरिलेशन सर्वे किए हैं तो उसमें भी गलती है। जंक्शन कहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके जगह पे हम दूसरा जगह बना दिए। तो कुल मिलाकर के सर्वेइंग में यही सब जो गलती हो सकता था वही गलती किया, जिसके कारण ऐसा दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, हम उस पॉइंट को पूरा सारांश करके आपको समझा देते हैं कि आखिर ये सब पॉइंट में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अगेन हमको एक ग्रिड ले लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि 60 मीटर पहले अगर ओल्ड वर्किंग है या फिर वाटर लॉक्ड एरिया है तो आपको डीजीएमएस से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको काम करना है और 60 मीटर के आगे आप जो गैलरी चला रहे हो उसके 60 मीटर के आगे कोई ओल्ड वर्किंग है, वाटर लॉक्ड एरिया है, तो आपको परमिशन लेना पड़ता है। मान के चलिए कि डीजीएमएस साहब ऐसे थे, दिलदार थे, उन्होंने आपको परमिशन दे दिया कि हाँ भैया ऐसा है कि तुम करो, तुम माइनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, इतना दूरी तक तुम करो। ठीक है, तो जब माइनिंग का परमिशन मिल चुका है तो उस कंडीशन में आपको अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडवांस बोरहोल। एडवांस बोरहोल, एडवांस बोरहोल कैसे किया जाता है इसको हम समझते हैं। मान के चलिए कि ये जो है ये फेस है आपका, आपको इस डायरेक्शन में माइनिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, आप बोरहोल करेंगे। बोरहोल एक कॉर्नर पे किया जाएगा कुछ एंगल पे, सपोज 45 डिग्री का एंगल पे कर रहे हैं। एक आपका सेंटर पे किया जाएगा। ठीक है, कॉर्नर पे कर रहे हैं, सेंटर पे कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जगह पे हम बोरहोल कर रहे हैं एक टाइम इंटरवल पे। अलग अलग जगह पे बोरहोल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर कोना पे मार रहे हैं ना, तो कोना पे मारने पे अगर मान लीजिए कोई स्ट्राटा या फॉल्ट ज्वाइंट हो जाता है और उसमें से पानी रिसने लगता है थोड़ा थोड़ा भी, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अगर हम इस पिलर को काटते हैं या फेस को हम ब्लास्टिंग करके आगे बढ़ाते हैं तो आने वाला टाइम में फॉल्ट मिलेगा या पानी मिलेगा, जिसके कारण हमको दिक्कत हो सकता है। कभी भी कोई भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मिलता है हमको 3 खतरा होता ही है, गैस का खतरा, वाटर सीपेज का खतरा और सपोर्ट का खतरा। ध्यान रखिएगा, हम बहुत बार बताए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे बोरहोल हमको करना पड़ता है एडवांस बोरहोल। ठीक है, चलिए एडवांस बोरहोल हम कैसे करते हैं समझते हैं। तो एडवांस बोरहोल अगर हमको करने का परमिशन मिला है तो सबसे पहले हमको गैलरी का साइज को कम करना पड़ेगा। समझते हैं इसको क्या कह रहे हैं हम। अगर हमको परमिशन मिला है कि ठीक है भाई तुम बोरहोल करो, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, गैलरी का साइज को कम करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम गैलरी का साइज चला रहे थे 3 मीटर, 3 मीटर हाइट था गैलरी का। अब हम मैक्सिमम जो हाइट कर सकते हैं वो 2.4 मीटर कर सकते हैं। अगर हम 60 मीटर के अंदर में घुस रहे हैं वाटर लॉक्ड एरिया का या वुड वर्किंग का, तो गैलरी का मैक्सिमम हाइट कितना रख सकते हैं, 2.4 मीटर। रटिए इस चीज़ को, रटिए इस चीज़ को। 60 मीटर पहले परमिशन लेना पड़ेगा, ये ओल्ड वर्किंग चलाना है, वाटर लॉक्ड एरिया चलाना है डीजीएमएस से। अगर हमको 60 मीटर के अंदर में माइनिंग करना है तो गैलरी का साइज को, हाइट को कम करना पड़ेगा। 3 मीटर नॉर्मली हाइट होता है, अब हमको हाइट 2.4 मीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चौड़ाई जो होगा, इसका चौड़ाई भी निर्धारित होगा जी, बिल्कुल इसका चौड़ाई भी निर्धारित होगा। हाइट कितना हो गया 2.4 मीटर, विड्थ कितना हो गया 4 मीटर, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। ये चीज़ आपका माथा में बैठ गया, दिमाग में बैठ गया। चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा और आगे। ये पॉइंट बैठ गया, इसको भी लिख ही देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलिए ठीक, इसको भी लिख देते हैं 2.4 मीटर गैलरी हाइट एंड विड्थ कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एडवांस बोरहोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडवांस बोरहोल। अब एडवांस बोरहोल जब हम करेंगे, हम आपको दिखाए ना कोई भी एंगल पे कर सकते हैं, 45 डिग्री पे या सीधा सीधे मारेंगे। एडवांस बोरहोल हम कितना इंटरवल पे करते हैं, 5 मीटर का इंटरवल पे करते हैं। सब पॉइंट को रटिए, 5 मीटर का इंटरवल पे हम एडवांस बोरहोल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको कभी जरूरत पड़ गया तो नॉट लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से कम दूरी पे तो हम नहीं ये कर सकते हैं। ठीक है, 5 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं रहेगा और 3 मीटर से कम दूरी नहीं रहेगा, समझिए।
मतलब 3 मीटर से 5 मीटर का इंटरवल पे हमको एडवांस बोरहोल करना पड़ेगा। 3 मीटर से 5 मीटर की दूरी पे हमको एडवांस बोरहोल करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात है कि एडवांस बोरहोल का साइज क्या होता है। ठीक, एडवांस बोरहोल का जो हाइट, इसको डेप्थ कह सकते हैं ना, एडवांस बोरहोल का डेप्थ, एडवांस बोरहोल का जो डेप्थ होगा वो कितना होगा, 1.5 मीटर। कितना होगा, 1.5 मीटर। ये सब डाटा को रट के, ये सब डाटा को आपको रटना पड़ेगा, बार बार इस वीडियो को देखिए, जो पोर्शन है इसको, आपका डाटा रटा जाएगा। यही वाला किताबों में दिया हुआ है, आप इसको पूरा पढ़िएगा तो यही सब चीज़ जो हम आपको हिंदी में समझाएं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ कठिन वाला, तो यही चीज़ आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। एक टर्म इसमें दिया हुआ है कि अगर कभी भी 60 मीटर के अंदर आप घुस रहे हैं और आपको सीपेज दिखाई देता है, कहीं से दिख रहा है कि पानी का सीपेज हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको DGMS एंड JDMS, तो कभी भी JDMS को किताब में देख के दिमाग मत लगाइएगा कि JDMS लिखा है, अरे ये तो गलत होगा, इसका मतलब JDMS थोड़ी होता है, JDMS का होता है, DGMS होगा, DGMS होगा, अपने से बुद्धि मत लगाइएगा। JDMS हुआ करता था जब 1980s में ये किताब लिखा गया था, तब DGMS और JDMS हुआ करता था। DGMS का मतलब था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, एंड JDMS का मतलब था जॉइंट डायरेक्टरेट माइंस ऑफ माइन सेफ्टी। इसको हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर कह सकते हैं और DGMS को CI यानी चीफ इंस्पेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो कभी भी JDMS को DGMS समझने का गलती ना करें। चलिए, तो दोनों केस में जब कभी भी ऐसा होता था कि पानी का सीपेज हो रहा हो 60 मीटर के अंदर में आप घुस चुके हैं, तो DGMS और JDMS दोनों को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी था, ताकि वो तुरंत से कुछ प्लान बताए। ठीक है, चलिए, तो ये सब डाटा लिखा हुआ है यार, ये सब डाटा आपका दिया हुआ है। ठीक है, ओके, बस बस और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, अब एक तो बोरिंग मशीन है, आप बोर होल करेंगे भाई साहब तो कुछ तो मशीन चाहिए ना। हाँ, बोर होल करेंगे या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो जो बोर होल कर रहे हैं वो एक मशीन है जो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, उस मशीन का नाम क्या है, भोल सेफ 500 बोरिंग मशीन। इस मशीन का खासियत क्या है हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इस किताब में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना भी होगा। इस मशीन का खासियत है ये कोई भी एंगल पे ड्रिल कर सकता है, 0 to 360 डिग्री, 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हो, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 17, 18, 20, 25, 100, 150, 180, 240, कोई भी डिग्री हो, आराम से ड्रिल करेगा, आपको कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद इसका फ्लेक्सिबिलिटी होता है सर, ये 50 mm से लेकर के 75 mm तक आपका डाया का होल कर सकता है, लेकिन अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो इसका डाया को आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक बहुत बढ़िया खासियत। इसके बाद और क्या खासियत है, 150 मीटर तक ये डेप्थ कर सकता है होल, 150 मीटर डेप्थ का होल कर सकता है, समझ रहे, 150 मीटर, मतलब आप सरफेस से कीजिएगा जमीन के, मतलब समझिए कि पूरा इंक्लाइन घुसा दीजिएगा, जहाँ काम चल रहा है डायरेक्ट वहां तक बोर होल कर सकते हैं, तो ये खासियत है इसका। ठीक है, चलिए, जनरली 1.5 मीटर का होल का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका जो पावर है ना ये भी बड़ा कम है यार, बड़ा कम पावर है, 15 HP का मोटर पे ये चलता है पूरा ड्रिल मशीन। ठीक है, पूरा ड्रिल मशीन मात्र 15 HP का कैपेसिटी पे चलता है। अभी जितना पॉइंट हम स्क्रीन पे लिखे हैं यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो हम आपको थोड़ा देर पहले लिखे थे वही इंपॉर्टेंट। इस पूरा चैप्टर में ये सब अगर पॉइंट आप रट लिए तो फिर आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ये नहीं है तो कहाँ छूटेगा। चलिए, अब हम एक बार फटाफट सबको रिकैप करते हैं पूरा चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर आपका कवर हो गया है, आपको नहीं पता चल रहा, मजाक मजाक में आप पढ़ लिया, आप रीडिंग डालिएगा तो पता चल जाएगा। देखिए, इनंडेशन ऑफ माइंस में हम सबसे पहले आपको बताएं कि कोलियरी का दुर्घटना वाला बताएं, तो पहले हम यहाँ से देखते हैं कि आखिर क्यों इनंडेशन होता है, उसका कुछ कारण दिया हुआ है जो हम आपको समझा चुके हैं। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि आखिर इनएक्यूरेटिव प्लान में क्यों होता है, इनएक्यूरेसी क्यों होता है, ये वहाँ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो जो पॉइंट है देखिए, 60 मीटर पे वाटर लॉक्ड एरिया के आपको DGMS और JDMS से परमिशन लेना पड़ता है, ये सब पॉइंट है। ठीक है, ये सब आपका यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे बोर होल का साइज, ये सब गैलरी का साइज, हाइट साइज, 3 मीटर, ये सब सब दिया हुआ है, 5 मीटर इंटरवल, तो वो सब पॉइंट दिया हुआ है।
थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आपका ये जो मशीन है, बोरिंग मशीन, जिसके बारे में हम सिंपल तरीके से बताएं, वो दिया हुआ है। आप इस मशीन को देखिए, यही जो है सेफ्टी बोरिंग टेबल, ये जो मशीन है, इसी मशीन का नाम क्या है? इस मशीन का नाम है आपका भोल सेफ 500 बोरिंग मशीन। इसका नाम, यही वाला जो मशीन हो आप देख रहे हैं स्क्रीनों में, इसका नाम है भोल सेफ 500 बोरिंग मशीन, ठीक है? जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, वीडियो को थोड़ा प्रीवियस करके आप देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर का ये सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है? चलिए, और उसके बाद स्टेप्स टेकन फॉर इनंडेशन ऑफ माइनिंग वर्किंग। बाकी यहाँ पे देखिए चास नाला और महावीर कोलियरी का दुर्घटना है जो हम आपको बता चुके हैं। तो ये एक टॉपिक छोटा सा है, स्टेप अगेंस्ट इनंडेशन ऑफ माइन वर्किंग। क्या हम ऐसा ऐसा कदम उठाएंगे ताकि माइंस में इनंडेशन ना हो? तो चलिए इसको हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। इसमें कोई डाटा नहीं है, मतलब पॉइंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है, तो चलो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक। सबसे पहले तो बोला गया है कि ऐसा प्लान बनाओ ना, सरफेस का प्लान जो बना रहे हैं ना, एक ऐसा सरफेस प्लान बनाओ जिसमें बोर होल, कहाँ कहाँ पानी है, कहाँ झील है, कहाँ नदी है, कहाँ नाला है, कहाँ कुआं है, कहाँ डैम है, कहाँ आउटक्रॉप है, कहाँ जोन है, सब कुछ एकदम स्पष्ट मार्क्ड किया हो, ताकि जब भी आप कभी उस प्लान को देखें तो आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, सर्वेयर देखेगा तो पता लगेगा कि नहीं, इधर इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ठीक है, इधर कुआं है या तालाब है या गड्ढा है, नदी है, नाला है, कुछ पता चले। तो प्लान जो होगा वो बहुत ही क्लियर में होना चाहिए, उसमें जितने भी चीज़ें होती है उसको क्लियर मेंशन किया जाना चाहिए। पहला चीज़ तो ये है। उसके बाद बोला गया है कि हमको सूटेबल ड्रेन काटना होगा ताकि जो पानी है वो आपका रास्ता से डायरेक्टली नीचे चला जाए, ठीक है? जैसे जो गैलरी है, गैलरी के साइड में आप देखिएगा पतला सा एक नाला जैसा रहता है, उस नाला में पानी बहता रहता है। अगर उस नाला में पानी बहेगा तो फिर उसको हम लोग सम्प में फाइनली एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है? सम्प में फाइनली हम लोग एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है? तो एक हो गया आपका मेन सम्प, जो आपका मेन इनटेक डीप रास्ता में रहता है। एक हो जाता है आपका फेस सम्प, है ना, जिसमें आप छोटा सा गड्ढा सीढ़ी जैसा बना देते हैं और उसमें पानी जमा रहता है। और एक हो जाता है आपका आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट या फिर आप इसको हेडिंग कह सकते हैं, इस हेडिंग में जो सम्प बनाते हैं उसको, ठीक है? तो 3 सम्प होता है, तीनों को आपस में रिकनेक्ट करके रखते हैं। तीनों का जो सम्पिंग है यानी कि ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए, ताकि कहीं पर भी पानी का इनरस यानी ओवरफ्लो ना हो। तो यही सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि 15 मीटर के दायरे पे अगर आप 60 हार्ड कवर नहीं है तो आप माइनिंग नहीं कर सकते। हार्ड कवर क्या होता है समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है ना? ये जो है ये ज़मीन है? तो इसके बीच में अगर खाली मिट्टी रहेगा ना, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, तो आप माइनिंग नहीं कर सकते। बीच में कड़ा चट्टान होना चाहिए, और ये जो कड़ा चट्टान है, इसका मोटाई के बारे में बोला गया कि जो कड़ा चट्टान है ये 15 मीटर होना चाहिए, ना कि पूरा थिकनेस। कड़ा चट्टान का मोटाई 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, बाकी इसमें लिखा हुआ है कि डीप साइड में आपको प्लानिंग जब आप बनाते हैं, अब जैसे 60 मीटर के दायरे पे पहुंचते हैं तो आपको डीजीएमएस वगैरह को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है? नदी नाला है तो आपको उस हिसाब से रास्ता बनाना पड़ता है। पंपिंग, अगर बरसात में काम चल रहा है तो पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ता है, नदी नाला को खाली करना पड़ता है, तभी आप उसके नीचे काम कर सकते हैं, ठीक है? ब्रोकन ग्राउंड अगर मिला कहीं पे तो उसको आपको हटाना पड़ता है, या तो उसको पूरा प्लस्तरा करना पड़ता है ताकि उससे पानी नहीं लीक हो, आपका बोरहोल ना बने, ठीक है? उसमें पोर्ट होल ना बने, इस सब चीज़ का ध्यान रहेगा, ठीक। पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है बरसात के टाइम में, और लगातार पंपिंग कैपेसिटी चलता है, जब तक पंपिंग पूरी पानी निकाल नहीं लिया जाएगा तब तक आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर 15 मीटर के किनारा कोई नदी है, नाला है, बैंक है, ऐसा कुछ भी है, नदी नाला का किनारा है, तो आप उसमें काम ही नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ बताया गया है पॉइंट, जो हम आपको समझा दिया, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं इसको, बाकी पीपीटी तो आ ही जाएगा। तो आज आपका, एक सेकेंड, वॉल्यूम 2 ऑफिशियली समाप्त होता है। ऑफिशियली आपका वॉल्यूम 2 पूरी तरह से समाप्त होता है। अब आप कहेंगे कि यार मेटल वाला सेक्शन पढ़ाइए, तो देखो मेटल वाला सेक्शन में एक डेवलपमेंट वाला ही चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, जो जब हम एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है? तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। तो आपका वॉल्यूम 2 पूरी तरह से ऑफिशियली समाप्त होता है। अगले क्लास से हम वॉल्यूम 1 पढ़ाएंगे आपको। और चूंकि हम जैसे कि आपको बताए थे कि वॉल्यूम 1 तो आपका चलेगा ही साथ कुछ दिन में हम सीएमआर भी शुरू करेंगे जो एकदम पैरेलल पे चलेगा। बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो वॉल्यूम 1 भी आपका चलेगा और सीएमआर भी चलेगा, ठीक है?
जो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम 1 का हम कोशिश करेंगे लाइव क्लास अरेंज करने का, ताकि हम लाइव क्लास कराएँ। छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, और सीएमआर का हम वीडियो लेक्चर डालने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये दोनों क्लासेस आपका साथ में चलेगा। आज हम बैच को थोड़ा फ़िल्टर करते हैं, इसके बाद हम इसका नोट्स वगैरह सब डाल देते हैं, पीपीटी। चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज का क्लास खत्म हो गया पूरा। वॉल्यूम 2 आपका पूरी तरह से खत्म होता है। अपने से पढ़िए, समझ में आएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान है। वॉल्यूम 2 से हम क्यों शुरू किए, इसके पीछे भी कुछ कारण है। अगर आप एक बार आपको समय मिलेगा ना, तो यूपीपीएससी का एक बार सिलेबस खोल के देखिएगा। आप खाली उसका सिलेबस को पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना चीज़ पढ़ चुके हैं और आपको पता भी नहीं चला, ठीक है? तो यही होता है कि मज़ाक-मज़ाक में, हँसते-हँसते आप पढ़ लिए, आपको पता भी नहीं चला और आपको याद भी आ गया उस चीज़ और समझ में भी आ गया, ये बहुत बड़ा बात है। तो आप वॉल्यूम 2 को मिला के देखिएगा यूपीपीएससी का सिलेबस से, आपका 60 टू 70% सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है? माइनिंग वाला। तो बाकी आपका करवाएँगे हम। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।